स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास रचा। दो फाइटर जेट्स की सवारी करने वाली वो पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। सुखोई और राफेल में दोनों में द्रौपदी मुर्मू ने एक्सपीरियंस कर लिया। इन दोनों विमानों की रफ्तार और दम दुनिया के कान खड़े कर देने वाली है। खास बात यह कि राष्ट्रपति की इस उड़ान के जरिए उन्होंने पाकिस्तान का एक बार फिर झूठ बेनकाब किया। कौन सा है वो झूठ, इस रिपोर्ट से देखिए। ये रफ्तार, ये रोमांच, ये तेजी, ये जोश सब बताता है कि दुश्मन का कलेजा कांप उठता है जब राफेल उड़ान भरता है। राफेल की ये चपलता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उसमें सवारी करके देखी। दुश्मनों को दहलाने का अंदाज इसका किस तरह का है, उन्होंने खुद में भी महसूस कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार सुबह अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से फाइटर प्लेन राफेल में उड़ान भरी। इस दौरान राष्ट्रपति की स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ एक फोटो भी सामने आई। इसी के साथ पाकिस्तान का वो झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गया, जिसमें पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शिवांगी को पकड़ने का दावा किया था। पाकिस्तान की मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया था कि शिवांगी युद्धबंदी है और उनका लड़ाकू विमान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराया गया। पीआईबी ने 10 मई को फैक्ट चेक में पाकिस्तान के दावे को झूठा करार दिया था। शिवांगी यूपी के वाराणसी की रहने वाली है। हालांकि राष्ट्रपति मुर्मू भारतीय वायुसेना के 2 फाइटर विमानों में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं। इससे पहले 7 अप्रैल 2023 को उन्होंने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में उड़ान भरी थी। मुर्मू सुखोई में उड़ान भरने वाली देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। उनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल ने भी सुखोई में उड़ान भरी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ऐसे तो बहुत सारे झूठ हैं पाकिस्तान के जो वक्त वक्त सामने आते रहते हैं। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान सबसे ही झूठ बोलता रहा है, लेकिन सबसे बोले गए झूठ उतना नुकसान नहीं करते जितना खुद से बोले गए झूठ नुकसान करते हैं। पाकिस्तान दरअसल खुद से भी झूठ बोलता रहा है और वही झूठ अब उसके सामने परेशानी बनकर खड़े हो गए हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन DK पांडे सर, पूर्व अधिकारी इंडियन एयरफोर्स। बहुत स्वागत है DK पांडे सर आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। DK पांडे सर, पहले मैं आपका रुख कर लेता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई में भी उन्होंने सवार हुई और राफेल में भी वो सवार हुई। एक फाइटर प्लेन के कॉकपिट में जाना और उस एक्सपीरियंस को अनुभव करना, ये बिरलों को ही हासिल होता है। लेकिन बिरलों में भी वो बिरले होते हैं जिनको वाकई इन विमानों की एवियोनिक्स, इनकी तकनीक समझ में आती है। बतौर राष्ट्रपति उन्होंने इस यात्रा को महसूस किया। ये तो एक अनोखी चीज़ थी। लेकिन उनके साथ शिवांगी नाम की हमारी बहादुर जो थी, वो पाकिस्तान के एक झूठ को मात देती हुई भी दिखाई पड़ी। राष्ट्रपति की इस यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? ये फाइटर प्लेन की वो यात्रा तो नहीं जो एग्जैक्टली कोई फाइटर पायलट करता है, लेकिन फिर भी इसमें बने रहना, जी फोर्स को महसूस करना और फिर इसके जरिए पाकिस्तान का झूठ बेनकाब करना, कितना अहम आज का दिन। सर अनम्यूट कर लें। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस संवाद में शामिल करने के लिए। निश्चित रूप से आज सर माफ़ी के साथ आपकी आवाज़ उतनी स्पष्ट आ नहीं रही है। मैं बहुत जल्दी आपकी आवाज़ ठीक करवाता हूं, उसके बाद फिर आपसे संपर्क साधता हूं। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, आपसे शुरुआत कर लेता हूं इस बीच, जब तक मैं ग्रुप कैप्टन DK पांडे की आवाज़ हमारे पास बेहतर आ जाए। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, शिवांगी जी मौजूद थी राष्ट्रपति के साथ, एक उस झूठ को तोड़ा। एक झूठ हम पहले पाकिस्तान का बेनकाब कर चुके हैं, जब उसने कहा था कि आदमपुर में उसने हमारे S-400 को तबाह कर दिया था।
एक एक करके झूठ पाकिस्तान के बेनकाब हो रहे हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, दूसरों से बोले गए झूठ उतना नुकसान नहीं करते जितना खुद से बोले गए झूठ। आज की राष्ट्रपति की यात्रा को और आज से निकले संदेश को आप कैसे देखती हैं? राजीव, ये पूरे भारत के लिए बहुत गर्व का समय है जब हमारी राष्ट्रपति, जो पूरी सेना की सर्वोच्च कमांडर हैं, राफेल में बैठ के उन्होंने एक इतनी लंबी सॉर्टी की है। देखिए, जो हमारा गोल्डन एरो स्क्वाड्रन नंबर 17 है, जहां से ये उड़ान भरी गई, वो वेस्टर्न एयर कमांड के अंतर्गत आता है, जहां से कि पाकिस्तान पे किए जाने वाले हमलों को अंजाम दिया जाता है। और जैसा आपने पिक्चर्स में दिखाया, उनके साथ विंग कमांडर और शिवांगी भी मौजूद थी। तो पाकिस्तान का तो ये देखिए, उसका पूरा जो सिस्टम है वो झूठ पे कायम है, क्योंकि युद्ध सिर्फ मैदान में या हवा में नहीं लड़ा जाता है, वो लड़ा जाता है एक मनोदशा के आधार पर भी। और पाकिस्तान के पास वो जानता है कि इंडिया से आउट नंबर्ड है वो, तो इसलिए वो इस तरह के झूठ फैलाता है। और ये करारा तमाचा है। झूठ बहुत दिन तक नहीं रुकता है। हमारे यहाँ जो कहावत है कि झूठ के पैर नहीं होते, इवेंचुअली द ट्रूथ कम्स आउट। और राफेल का जो हमारा योगदान रहा है ऑपरेशन सिंदूर में, वो तो काबिले तारीफ है। इसकी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटीज थी वो हमने देखी थी। जिस तरीके से ये स्कैल्प और हैमर मिसाइल्स को साथ में लेके गए, वो हमने देखा। ये एक तरीके से मल्टी रोल मशीन है, और यही राष्ट्रपति जी ने आज दिखाया है। और वो देखिए, पहले सुखोई में बैठी थी, अब वो राफेल में बैठी हैं। तो कहीं ना कहीं वो अब ये चीज समझती हैं कि हमारे पायलट किस एनवायरनमेंट में, किस दबाव में, किस तरीके से काम करते हैं। तो एक तरीके से पॉलिसी जब आगे बनेगी, उसमें भी ये काम आएगा। और पाकिस्तान को तो हम क्या ही बोले, देखिए वो अफगानिस्तान भी आज उसकी बेइज्जती करके चला गया है। तो पाकिस्तान का तो झूठ हम ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने उजागर हो रहा है। लेकिन आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि राष्ट्रपति जी ने इतनी लंबी उड़ान आधे घंटे की भरी है। और राफेल हमारे लिए गर्व का एक मशीन नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसने जब जरूरत पड़ी है दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो हमारे लिए सेलिब्रेशन का टाइम है। ओवर टू यू राजीव जी। वाकई हमारे लिए सेलिब्रेशन का टाइम है। ये तो तस्वीरें हैं। कई बार क्या होता है कि खामोश रहना और तस्वीरों के जरिए जवाब देना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। ये इम्पैक्ट GHQ रावलपिंडी में भी महसूस किया जाएगा, जैसा तब भी महसूस किया गया था। और अभी भी कई सारे ऐसे राज हैं जो समय आने पर सामने आए तो ज़्यादा बेहतर है। ग्रुप कैप्टन DK पांडे सर, एक पायलट के लिए जी फोर्स को महसूस करना और जी फोर्स के बारे में सोचना या बात करना एक मामूली खेल की तरह हो जाता है, लेकिन उसके लिए जिनको इस चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, उनके लिए ये बहुत अलग चीज़ होती है। राष्ट्रपति का इन दोनों विमानों में सॉर्टी करना और एक संदेश देना, ये क्या संदेश जाता है इससे? दूसरा ये कि भारत जो तस्वीरें जब दिखाता है, तब वो तस्वीरें एक्सप्लेनेशन की डिमांड नहीं करती अक्सर। जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आपको ठीक एकदम साफ आ रही है सर। धन्यवाद। निश्चित रूप से ये आज ऐतिहासिक दिन है और कई कीर्तिमान बने हैं, और नारी शक्ति का जो परिचय दिया गया है भारतीय भूमि पर, पूरे सभी विषय है। जहां तक बात है कि एक सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, अगर वो जब जहाज में जाती हैं तो उनके साथ जो उड़ रहा होता है, और जितने भी लोग इस ऑपरेशन में शामिल हुए होंगे, सबके लिए बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण होते हैं। और एक एक सेकंड, आप जहाँ एक एग्जाम्पल लीजिए कि जब स्कूल में होते थे हम, और हमारे प्रिंसिपल आके हमसे मिलते थे और कहते थे कैसे हो, क्या नाम है, कैसे पढ़ाई चल रही है, तो एक हमें एक अलग से अनुभूति होती थी। इससे भी बहुत ज्यादा जबरदस्त अनुभूति होती है। और ये एक कहते हैं ना कि लाइफ टाइम इवेंट होता है, माइलस्टोन होता है आपकी जिंदगी में, कि आप सुप्रीम कमांडर से मिल रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, अब जो संदेश की जहां तक बात आपने कही, मैं जल्दी से उसको बता दूं कि 3 संदेश जो जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, कि अब भारतीय नेतृत्व जो है भारतीय रक्षा क्षमताओं का सम्मान करता है, उसका परिचायक है। दूसरी बात कि भारतीय रक्षा उत्पादन के लिए, क्योंकि देखिए ये प्रधानमंत्री मुर्मू तो 2 बार गई हैं, Su-30 में गई और राफेल में गई। पहली महिला राष्ट्रपति जो कि फाइटर में उड़ी पूरे विश्व में, वो थी प्रतिभा पाटिल मैडम।
जो कि पहली स्टेट ऑफ हैट थी पूरे विश्व में जो कि फाइटर में हो रही। और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू मैडम ने जो है 2 सॉटी करके एक नया इतिहास किया, जो पहली महिला बनी जो 2 सॉटी की फाइटर में। तो जिस प्रकार से ये बताता है कि राष्ट्र के प्रति जो उच्चतम नेतृत्व है उसका योगदान, उसका उसमें निहित होना, ये एक बहुत बड़ा संदेश देता है जो भारत की रक्षा जो टीमें हैं, तीनों सेनाएं हैं, उनको मैसेज जाता है। अब जहां तक बात है कि राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री भी जो हैं वो फाइटर में गए हैं। हमें ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो तेजस के लिए गए, और रक्षा मंत्री जो है जब जॉर्ज फर्नांडिस थे वो भी वो गए, मनोज पार्रिकर थे, और मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ, निर्मला सीतारमण मैडम जब रक्षा मंत्री थी तब भी वो गई। तो ये बताता है कि, और राजनाथ सिंह जी गए, ये हमें थोड़ी देर पहले देखा ही जब बेंगलोर में एयर शो हो रहा था। तो ये कुल मिलाकर ये बताता है कि भारतीय जो उच्चतम नेतृत्व है किस प्रकार से सम्मान देता है रक्षा तैयारियों को, रक्षा की क्षमताओं को, उनकी कुशलता को। निश्चित रूप से अब जी फैक्टर की बात जो आप कर रहे थे, निश्चित रूप से छोटा मोटा जी तो हम आम जिंदगी में भी महसूस करते हैं जब गाड़ी आपकी बहुत तेजी से मुड़ती है। एक जी तो रहता है सबके साथ। नहीं, मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ जो फाइटर में महसूस होता है। और कहते हैं कि आपने देखा होगा एक विशेष जो पोशाक होती है जो पहनना पड़ता है पायलट को, क्योंकि जब आप बहुत तेजी से मुड़ते हैं, आप जो है 1 डिग्री प्रति सेकंड से लेकर और 10 डिग्री प्रति सेकंड के हिसाब से जब मुड़ते हैं आप इसे तेजी से, तो आपकी जो नसें होती हैं, जिन रक्त जो ले जाती है, वो उनको फटने का डर रहता है। तो उसके लिए जी स्पूट पहनाना पड़ता है जो दबाती हैं और वो फटने नहीं देती। तो और कई लोगों को तो ब्लैकआउट हो जाता है, अंधेरा छा जाता है जब ये जी के अंदर जाते हैं। तो निश्चित रूप से 25 से 35 मिनट की सॉटीज हैं प्रेसिडेंट्स। आज की सॉटी लगभग मैंने तो थोड़ी बहुत ही फिजिक्स मुझे याद रह गई, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही जी का मैं वैल्यू समझता हूं। लेकिन मैं सिर्फ इतना जी जानता हूं कि मैं आपको डी के पांडे जी बोल सकता हूं और हिमांशी जी बोल सकता हूं। लेकिन राफेल अपने आप में एक बेहतरीन विमान है। पाकिस्तान के और भी कई झूठ हैं, उसने कई और भी ऐसे वायदे और दावे किए हुए हैं अपनी पब्लिक से। दरअसल बात वहीं घूम फिर कर आती है, आप दूसरे से झूठ बोलते हैं चल जाएगा, आप खुद से कब तक झूठ बोलेंगे, सच सामने आ ही जाता है। राफेल कैसा विमान है, एक रिपोर्ट में देखते हैं। भारत के राफेल का नया जोश, उड़ जाएंगे दुश्मनों के होश। मेक इन इंडिया की ताकत, दुश्मनों में भारी दहशत। 114 विमानों की फौज, दुश्मन को लेंगे दबोच। हिंद पर जिसकी बुरी नजर, उसके घर मौत का मंजर। भारत की हवाई ताकत और ज्यादा घातक और अजय, अचूक और अभेद्य होने जा रही है। रक्षा मंत्रालय को इंडियन एयरफोर्स से एक औपचारिक प्रस्ताव मिला है। इसके तहत 114 राफेल फाइटर जेट को भारत में ही बनाने की तैयारी है। अगर यह सौदा मंजूर हो जाता है तो यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसकी कीमत 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई है। पहले ही भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन चुके राफेल सिर्फ संख्या नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि देश की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को और ज्यादा मजबूत कर दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर इन विमानों का निर्माण करेगी। प्रस्ताव में 60% से ज्यादा स्वदेशी कंटेंट का टारगेट रखा गया है। इसका सीधा मतलब है कि तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा भारत के पास ही रहेगा। रक्षा मंत्रालय की अलग अलग विंग्स इस प्रस्ताव पर लगातार चर्चा कर रही है और जल्द ही इसे DPP यानी डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड और फिर DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास भेजा जाएगा। अगर सब कुछ तयशुदा समय पर हो गया तो यह सौदा भारत की हवाई ताकत को दुनिया की टॉप रैंक में लाकर खड़ा कर देगा। ऑपरेशन सिंदूर में
पाकिस्तानी और चीनी हथियार सिस्टम्स को पछाड़ते हुए राफेल ने भारत को रणनीतिक बढ़त दिलाई थी और पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। इसके एडवांस स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने PL-15 एयर टू एयर मिसाइल जैसे खतरनाक हथियारों को भी बेअसर किया था। माना जा रहा है कि भारत में बनने वाले नए राफेल मौजूदा स्कैल्प मिसाइलों से भी ज्यादा लंबी दूरी की एयर टू ग्राउंड मिसाइलों से लैस होंगे, यानी भविष्य के किसी भी जंग में दुश्मनों के लिए भारत का जवाब और भी ज्यादा तेज और खतरनाक हो जाएगा। फ्रांस भारत में M88 इंजन का MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सेंटर हैदराबाद में बनाने की तैयारी में है। इसके साथ ही टाटा समेत कई भारतीय एरोस्पेस कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट की पार्टनर बनेंगी। इस डील के बाद भारतीय वायुसेना के पास कुल 176 राफेल विमान हो जाएंगे। इसमें पहले से मौजूद 36 राफेल, जबकि नौसेना के लिए ऑर्डर किए गए 26 राफेल और अब ये 114 नए विमानों का बेड़ा शामिल होगा। भारतीय वायुसेना की भविष्य की फाइटर फ्लीट अब 3 स्तंभों पर खड़ी होगी: सुखोई 30 MKI, राफेल और स्वदेशी तेजस। इसके साथ ही 2035 के बाद भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी शामिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अजय, अचूक और अभेद्य भारत की वायुसेना जिस तरीके से अपने को तैयार कर रही है, भविष्य के लिए जो तैयारी है, वो तैयारी इस बात को साबित करती है कि यूं ही नहीं भारत की वायुसेना फायर पावर के मामले में और स्टेटस के मामले में दुनिया में तीसरी वायुसेना बन गई है। मैं ग्रुप कैप्टन DK पांडे सर, आप ही से मैं शुरुआत यहां पर करना चाहूंगा। हमने प्रोजेक्ट एमका को जमीन पर लाने की कोशिश कर दी है, सैफरन के साथ बात भी चल रही है। बोइंग ने हमें परेशान करने की जितनी माफी चाहता हूं, जी ने हमें परेशान करने की जितनी कोशिश करनी थी शायद कर ली। G414 हमें टाइम पर नहीं मिले, हमारे तेजस बने खड़े रह गए। एयर चीफ मार्शल इसके चलते उनका स्टेटमेंट भी सामने आया। क्या भारत एमका के लिए जो तैयारी कर रहा है, इस तैयारी में इन जहाज़ों की आत्मा पर भी काम करना उतना ही ज़रूरी है जैसी हम कल भी बात कर रहे थे, या फिर आपको लगता है जो मेक इन इंडिया राफेल की हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, अगर ये चीज़ें ज़मीन पर उतरती हैं तो फिलहाल अगले 10-15 सालों के लिए इससे बेहतर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? देखिए, दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि स्वावलंबन, दूसरा है कि हमारा सुरक्षा, जो हमारे पास डिटरेंस होना चाहिए। दुश्मन दोस्त हमारे पड़ोसी जो हैं वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और कभी हमेशा परेशान करने में तुले रहते हैं, तो उनको, उनके प्रति हमारी सुरक्षा की क्या तैयारियां हैं वो, और आत्मनिर्भरता, दो डिफरेंट इशू हैं। देखिए, आत्मनिर्भरता कहिए, भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने बोला था कि हमें अपनी सुरक्षा के कॉस्ट पर आत्मनिर्भरता नहीं चाहिए। बहुत उसमें मैसेज बड़ा क्लियर था कि हमें अब साथ में अपने डिटरेंस रखना चाहिए और पैरेलली हमको जो आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड जैसे प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना चाहिए, और हम बहुत तेजी से उस पर जो है काम भी कर रहे हैं। MiG-21 अभी राइट अप हुए हैं, निकले हैं, नंबर प्लेट हो गए, स्क्वाड्रन से बाहर निकल, रिटायर हो गए। उनकी जगह जो है तेजस आ रहे हैं और बहुत हम उम्मीद कर रहे हैं कि तेजस Mark 1 जिसकी बात हो रही है, Mark 2 की जो है अगले वर्ष तक आने की उम्मीद है। तो ये तैयारियां चलती रहेंगी, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई दुस्साहस करता है आक्रमण करने का, तो क्या आप जहाजों का आने का इंतजार करेंगे? नहीं, हमें अपने राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करनी होगी। हम निश्चित रूप से वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बात करते हैं, लेकिन साथ में हम ये भी जानते हैं कि हमें अपनी सुरक्षा करनी होगी, और इतिहास गवाह है कि हमने कोई भी ऐसा अवसर अपने दुश्मन को नहीं दिया जब हमारे ऊपर सामने वो कह सके कि उन्होंने हमको पूर्णतः दबा दिया। हमारी तैयारियां 1965 के बाद से हमने बहुत सबक सीखा है, और उसके बाद से आज तक का जो समय है, इन इस काल में हमने जो है बेहतर से बेहतरीन की तरफ जो कदम बढ़ाया है, ये एक निश्चित रूप से गर्वान्वित होने वाली बात है। अब जहां तक बात है हमारे प्रोजेक्ट जो है, 2-3 इश्यूज इसमें रहे। पहली बात ये कि जो हमारी जो R&D पर जो बजट जाता है वो बहुत कम होता है। सोचिए, $140 बिलियन का बजट है अमेरिका का R&D पर, तो $140 बिलियन मतलब, और हमारा बजट जो है उसमें से हार्डली 1% या 2% जो है टोटल R&D पे जाता है, टोटल रक्षा जो बजट होता है उसमें। तो जो हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उसमें देखिए कई सारे एलिमेंट होते हैं,
लेकिन कुछ आपको डिग्री ऑफ रिस्क लेके आगे बढ़ना होता है, कुछ प्रयोग करने ही होते हैं, कुछ प्रयोग सफल होते हैं, कुछ प्रयोग सफल नहीं हो पाते। वाकई सर। लेकिन हमने समय के साथ जो है काफी चीज तैयार की है। आज आपके सामने उदाहरण है तेजस का, ब्रह्मोस का, जो कि पूरा दुनिया उसका लोहा मान रही है। और अब वो जो कावेरी इंजन जो हमने बनाया था उसको हम अपने कॉम्बैट यूवीज के लिए प्रयोग करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने हाथ पहा रखा। और निश्चित रूप से जीटीआरई जो हमारा इंजन बनाने का डीआरडीओ का एलिमेंट है वो इस पर काम कर रहा है। इंजन की तैयारी हो चुकी है। जो हमारी रिक्वायरमेंट है 120 किलो न्यूटन की फोर्स की, वो हासिल करना। और देखिए, जब आप जो जी का बात कर रहे थे वो कैसे मिलता है, जी चपलता जो आती है, मैनोबिलिटी जहाज की आती है, वो जहाज की ताकत में होती है। अगर ताकतवर जहाज है तो कैसे भी आप मैनोवर कर लीजिए, ऊपर नीचे नहीं आपको मोड़ना है, तेजी से जाना है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब दुश्मन की मिसाइल के क्षेत्र में आप आगे हैं, उससे बाहर निकलने के लिए अगर आपके पास हाई जी कैपेबिलिटी नहीं है, आपके इंजन में दम नहीं है, तो आप निकल नहीं पाएंगे। तो समय बदल रहा है। तो अभी हमको 4.45 जनरेशन में है और अब हमको आगे बढ़ना है। समय मेरे पास कम है, मैं हिमांशी जी का भी रुख कर लेता हूं। सर हिमांशी जी, आपको लगता है अभी जो पिछले कुछ दिनों में हम रूस यूक्रेन के वॉर को देख लें या ऑप सिंदूर को देख लें या फिर ईरान और इजराइल के बीच के टेंशन को देख लें, एयरफोर्स लीडिंग फोर्स की तरह तीनों फोर्सेस में सामने आई है। बिना अपनी कैजुअलिटी, बिना बूट्स ऑन ग्राउंड के अगर हमको सिक्योर करना है अपना एरिया, तो फिर एयर वॉर बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और बहुत ज़्यादा तेज़, अगर हमारे पास सुविधाएं हैं तो हम बहुत आगे रहेंगे। क्या आप भी समझते हैं कि भारत का जो टेरेन है, जो डिफरेंट टेरेन है, फ्रॉम जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक या फिर गुजरात से लेकर मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा तक, ये सारा का सारा डिफरेंट टेरेन है, इसमें हम स्वदेशी चीज़ों के विकास में समय लगाना ज़्यादा बेहतर समझे, या मेक इन इंडिया पर अगर हम कंसंट्रेट करें तो वो बहुत ज़्यादा रहेगा लोगों को यहाँ पर बुलाकर? राजीव जी, जो आपका प्रश्न है ये बड़ा ही गंभीर प्रश्न है। और देखिए, जब हम लॉन्ग टर्म देश की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं तो लॉन्ग टर्म में आ जाता है जो हमारा मेक इन इंडिया का अभी एक प्रोजेक्ट भारत की सरकार ने शुरू किया है। मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अभी जो प्रपोजल आया है फ्रॉम एयरफोर्स 114 विमानों के लिए, अगर टाटा और डसॉल्ट मिलकर इसको इंडिया में बनाते हैं तो देखिए, मुझे लगता है देश की न सिर्फ सुरक्षा बल्कि इकोनॉमी में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। और अगर आप तेजस बना रहे हैं तो आप राफेल क्यों नहीं बना सकते हैं? और राफेल देखिए, स्पेशली इंडिया के लिए मॉडिफाई किए गए थे टू सूट आवर रिक्वायरमेंट। ये कोई भी एयरफोर्स वाले हैं वो आपको बता देंगे कि इट इज मेड टू ऑर्डर, हमारे लिए बने हैं और हमारी डिफरेंट टेरेन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। अगर इस तरह का काम होता है तो ये लॉन्ग टर्म सुरक्षा के लिए, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स, तीनों को ध्यान में रखते हुए इस तरह का काम हो रहा है। आप जहाज खरीद सकते हैं, लेकिन जहाज खरीदने के साथ में आपको उस पर ट्रेनिंग चाहिए, रख रखाव चाहिए, उसके काफी सारे समझौते होते हैं, टीओटी हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। सिर्फ विमान खरीद लेना काफी नहीं होता, लेकिन मैन बिहाइंड दी मशीन वो बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके इवन एक हेलमेट की कीमत 70 से 80 लाख रुपए तक की होती है, जो स्पेशली आप इन जहाजों में इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी यूनिक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इक्विपमेंट, जिसके लिए मुझे लगता है अगर भारत में ये मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है तो ये बहुत लंबा गेम है। और भारत की सुरक्षा के लिए ये मुझे लगता है एक गेम चेंजर होगा जब आप राफेल भारत में बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद निर्यात भी शुरू करेंगे। तो आई थिंक ये वेलकम चेंज होगा, न सिर्फ तेजस बल्कि राफेल का बनना। मुझे लगता है इट इज गोइंग टू बी चेंज मेकर इन डिफेंस। आप सही कह रही हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, आप इसलिए भी सही कह रही हैं कि 70 से 80 लाख का अगर हेलमेट, मुझे नहीं पता, ज़्यादा बेहतर ग्रुप कैप्टन डी के पांडे जो समझते होंगे, अगर ये हम अपने यहाँ बनाएंगे तो इसकी कॉस्ट 70 से 80 लाख तो नहीं पड़ेगी। शायद इतनी कॉस्ट में हम कहीं ज़्यादा हेलमेट फिर बना पाएंगे और फिर आत्मनिर्भर होना, चीज़ों को अपने पास रखना, यानी कम से कम हम कभी भविष्य में यूक्रेन तो नहीं बन सकते। ये हालात खराब